गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने देखो कहाँ तक पढ़ा था। कल हमने 1.1 के दूसरा सवाल पूरा कर लिया था, जिसमें लिख रखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए। जांच वाला पार्ट जो है वो हमने पूरा कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। अब हमें सिर्फ क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो किस तरह से करेंगे, हमें तीन संख्या दी हुई है 12, 15 और 21। तीन संख्या दी हुई है, तरीका वही रखेंगे अपन। पहले 12 का करेंगे। 12 का कैसे करेंगे, देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। 2 का भाग जाएंगे 6 बार, फिर दोबारा किसका देंगे, 2 का। कितनी बार गया, 3 बार, फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3। ठीक है। इधर फिर 15 का देंगे, 15 में करेंगे। 15 कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा नहीं इसमें, किसका जाएगा, 3 का। 3 का देंगे, 3 पंजो 15। अब किसका जाएगा, 5 का। तो 5 एकम 5। ठीक है। अगली संख्या है 21। क्या है, 21। 21 में देंगे, देखो किसका जाएगा, 3 का। 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, कितनी बार गया, 7 बार। 3 7 21। अब किसका देंगे, 7 का। 7 एकम 7। ठीक है। इनको क्या करेंगे, गुणा के रूप में लिख लेंगे। 12 का लिख लो कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरह 15 के गुणनखंड लिख देंगे कैसे, 3 गुणा 5। लास्ट में क्या है, 21। एक संख्या क्या है, 21। 21 का क्या है, 3 गुणा 7। 3 गुणा 7। क्या निकालेंगे सबसे पहले, एचसीएफ फिर एलसीएम। देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ऐसे बताया था पिछले क्लास में कि क्या करेंगे, तीनों में। अब की बार देखो पहले दो संख्या है, तीनों दोनों में देखते थे कॉमन। अब की बार तीन संख्या है हमारे पास है, तीन संख्या है, तीनों में कॉमन देखेंगे, तीनों में आनी चाहिए वो संख्या। ठीक है। देखो 2 इधर आ रहा है लेकिन इधर नहीं आ रहा, छोड़ देंगे। ये इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, छोड़ देंगे। 3 देखो इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है 3, तो लिख देंगे। ठीक है। ऐसे अब अगली संख्या देखने की जरूरत, अगली ये वाली देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका हमने सारा मिलान कर लिया। ठीक है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे बताया था कि जो ले रखा है एचसीएफ का वो लिख दो, बाकी जो बच्चा कुचा शेष लिख दो। देखो 3 वाला पार्ट तो हमने ले लिया था, बाकी जो बच रहा है वो लिखते जाओ। 2 गुणा 2, ऊपर 3 बच गया था, नीचे 5 बच गया था, फिर इधर ये 3 तो ले लिया था, 7 बच गया। ठीक है। गुणा करके लिख लो इनको। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। 60 को जब 7 से गुणा करोगे तो 6 7 42, 420। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 420। तो इसका जो एचसीएफ है वो तो आ गया 3, और एलसीएम कितना आ गया इसका, 420। इस तरह से सवाल हल हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो। अब देखो अगला सवाल देखते हैं अपन। अगला सवाल है 17, 23 और 29। 2 नंबर 17, 23 और 29, 2 9। ठीक है। किस तरह से करेंगे, देखो देखो वैसे तो तीनों क्या है, आभाज्य संख्या है। तीनों क्या है, आभाज्य संख्या, और आभाज्य संख्या का गुणनखंड तो होता नहीं है। तो लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, 17 का क्या हो जाएगा, 17 गुणा कुछ नहीं है, 1 लगा दो। ठीक है। ऐसे 23 का क्या हो जाएगा, 23 गुणा 1, और एक है 29। अगली संख्या क्या है, 29, तो 29 गुणा 1। ठीक है। इनको इस तरह, क्यों, क्योंकि आभाज्य संख्या है, आभाज्य संख्या में क्या है, किसी और संख्या का भाग जाता नहीं है। एक तो शम का जाता है और एक 1 का जाता है, इसलिए हमने शम का भी दे दिया और एक 1 का दे दिया। ठीक है, सेम यहाँ पे किया है हमने। अब क्या निकालना है हमें, पहले एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ यानी मैसे। मैसे के लिए क्या कहा था मैंने, तीनों में कॉमन होना चाहिए। देखो 1 1 1 तीनों में कॉमन आ रहा है, 1 लिख दिया। एलसीएम क्या कहा था मैंने कि जो एचसीएफ है वो उतार लो, उसके बाद जो शेष बचा होता है उसको उतार लो। देखो 1 1 1 तो उतार लिया, उसके बाद 17, 23 और 29 तीन संख्या बची हुई है, लिख लो 23, 17 और 29। 23, 17 और 29। ठीक है। तो ये क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया। ये तो एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। ठीक है। अगला देखो, यही कर देते साइड में। थर्ड थर्ड वाला देखो क्या है, 8 9 और 25। 8 9 और 25। ठीक है। तीन संख्या को दोबारा दे दी इसने, 8 9 और 25। 8 को कैसे करेंगे, देखो 8 के करो भाज्य गुणनखंड। 2 को किया, कितनी बार गया, 4 बार, फिर दोबारा 2 का किया, 2 बार, फिर 2 का 1 बार। ठीक है। सबसे पहले 2 का भाग दिया, 2 चौके 8, 4 बार गया, फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 में 2 का भाग 2 में दिया, 2 एकम 2। ठीक है। इस तरह से 9 का करेंगे। 9 का कैसे करेंगे, किसका भाग जाएगा, 3 का। 3 तिया 9, 3 एकम 3। इस तरह से 25 में देंगे, किसका भाग देंगे, किसका जाएगा, 5 का। 5 हम 25, फिर किसका देंगे, 5 का। 5 एकम 5, लिख लो दोबारा।
8 को क्या लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 9 को क्या लिख देंगे 3 गुणा 3, और 25 को क्या लिख देंगे 5 गुणा 5, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है HCF, पहले क्या निकालेंगे HCF। HCF बताओ तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, 2 इधर है इधर नहीं है, 2 इधर है इधर नहीं है, इधर है इधर नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 मानते हैं, क्या मानते हैं 1, तो HCF तो हो गया 1। देखो HCF का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसका तीनों में भाग चला जाए, ऐसी संख्या जिसका इन तीनों में भाग चला जाए वो होती है HCF। देखो एक ऐसी संख्या है जिसका तीनों भाग जाएगा, 8 9 और 25 तीनों में चल जाएगा, तो वो हो गया HCF। फिर होता है, फिर बचा हमारा LCM, क्या है LCM। LCM कैसे निकालने में, जो बच रहा है शेष उसको उतार लो, तो देखो शेष सारा बचा हुआ है 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5, ठीक है। गुणा करके लिख लो, लिखना चाहो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 ती 72 गुणा 25, 25 दूनी 50 की बस लगी, 25 दूनी 50 की बस लगी 5, 25 6 150, 25 7 175, 175 और 5 180, ये आ गया आपका आंसर, कितना 1800 आ गया इसका आंसर, है ना। एलसीएम हो गया कितना 1800, और एचसीएफ जो मैच है हमारा वो कितना है 1, ठीक है। इधर भी इनको गुणा करके लिखना, लिखना चाहो तो या छोड़ दो, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा सवाल हो गया पूरा, ठीक है। ये तीसरा सवाल पूरा हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो दोनों का। अब देखो हम अगला सवाल पढ़ते हैं, चौथा सवाल। अगला सवाल है देखो चौथा सवाल क्या है, पेन बदल लेते हैं, पेन थोड़ा सा ऐसे ही है। देखो सवाल क्या है, सवाल ये है कि एचसीएफ आपको दे रखा है 306 और 657, ये दो संख्याएं आपको दे रखी है। इन दो संख्याओं को जो एचसीएफ है वो आपको दे रखा है 9, कितना दे रखा है 9, कह रहा है ये दिया हुआ है। तो एलसीएम 306 और 657 इन दोनों का क्या करना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमने अभी जो हमारा दूसरे नंबर का सवाल था जिसमें हमने जांच करी थी, जांच में क्या किया था हमने कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर आता है। ये हम सिद्ध कर चुके हैं पहले, दूसरे सवाल में सिद्ध कर लिया हमने, इसको इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे फॉलो करेंगे। देखो सॉल्यूशन, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के, ठीक है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर। दो संख्या हमारी कौन कौन सी है, जो 306 और दूसरी 657। देखो 306 गुणा 657, ये हमारे पास दो संख्या दी हुई है। एचसीएफ और एलसीएम यहां लिख देंगे। एचसीएफ तो हमको दे रखा है कितना 9, और एलसीएम हमको ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है, हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम बराबर इसका 9 का हम क्या कर देंगे नीचे भाग दे देंगे। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा आपके पास 306 गुणा 657 बटे 9, ठीक है। भाग दे लो, इसमें जा रहा है पूरा पूरा, 9 एकम 9, 9 तीयो 27, कितने बच गए 28 29 30 3 बच गए, और 9 चौक 36। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी होगा वो हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। गुणा करके देख लेते हैं थोड़ा साइड में, 657 गुणा 34। देखो 4 7 तो 28 काट कर चलेगी 2, 4 5 20 और 2 22 का 2 कर चलेगी 2, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21 के कर चलेगी 2, 3 5 15 1 3 6 18 1 19,
2 और 1 3 8 4 से 12 ये 22,238 22,238 ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 22,238। ठीक है, उतार लो। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है देखो, पांचवा। देखो अगला सवाल कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त तो हो सकती है। सवाल नंबर कौन सा है ये, पांचवा। तो पांचवा सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए यानी कि एक तरह से सिद्ध कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कैसा हो सकता है क्या, तो देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन डायरेक्ट। ठीक है, इसका सवाल नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है, अंक 0 पर समाप्त होती है, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी वो, 10 से विभाजित होगी, अर्थात वह 2 व 5 से भी विभाजित होगी। क्यों, क्योंकि 10 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो क्या होता है, 10 का 2 गुणा 5। देखो यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है, यानी कि एक कोई संख्या है जिसका लास्ट का अंक इकाई अंक जो शुरू में होता है वो अगर 0 है तो उसमें किसका भाग जाएगा, 10 का जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और अगर 10 का जाएगा तो उसमें 2 और 5 का दोनों का भी जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो क्या होता है, 2 गुणा 5। ठीक है, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी, अर्थात 2 और 5 से विभाजित होगी। परंतु 6 की पावर n बराबर 2 गुणा 3 की पावर n में 2 तो शामिल है, परंतु 5 शामिल नहीं है। अतः इसलिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, समझ गए क्या, दोबारा देख लो। यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी, और 10 से होगी तो उसका 10 का भाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणा 5। इसका मतलब 2 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा। परंतु 6 की पावर n जो है उसका भाज्य गुणनखंड होता है 6 का 2 गुणा 3। तो इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर इसमें 5 भी आ जाता तो हम मान लेते हैं कि 6 की पावर n जो है वो अंक 0 पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें 5 नहीं आ रहा इसलिए क्या होगा, 5 शामिल नहीं है, इसलिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये हमने जांच कर लिया। अगला सवाल क्या है, छठा सवाल है। छठा सवाल क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और
7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि दो संख्या आपको दी हुई है, एक तो ये वाली संख्या और दूसरी ये वाली संख्या, ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या क्यों है तो सही, लेकिन क्यों है इसका कारण बताना है हमको। ठीक है, तो देखो हम कैसे लिख देंगे, पहली संख्या उतार लेते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। एक तो देखो पहला पद तो ये बन गया, दूसरा पद ये हो गया, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। तो यहाँ से दोनों में क्या आ रहा है, 13 कॉमन। तो यहाँ तो क्या बच गया 7 गुणा 11, ठीक है 13 12 ही गया, प्लस इधर से 13 कॉमन आ गया, क्या बच गया a, फिर 13 7 को 11 से 11 7 77 प्लस 1 13 गुणा 77 क्या हो गया 78। ठीक है क्या, तो देखो ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, तो 13 का भाग जा रहा है इस संख्या में, एक 78 का जा रहा है और एक शून्य का जाता ही है। ठीक है, एक का जाता है, सॉरी। ठीक है, तो एक तो किसका जा रहा है, 13 का जा रहा है, एक 78 का जा रहा है और एक का जा रहा है। हमने भाज्य संख्या की परिभाषा क्या पढ़ी है कि जिसमें एक तथा शून्य संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाए तो वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। इसमें देखो तीन संख्या का जा रहा है, 13 का, एक 78 का और एक 1 का। ठीक है ना, तो यह संख्या भाज्य क्योंकि इसमें 13 78 व 1 का भाग जा रहा है, भाग जा रहा है इसलिए। तो यह संख्या भाज्य क्योंकि इसमें 13 78 व 1 का भाग जा रहा है। ठीक है ना, तीन संख्या का भाग जा रहा है इसलिए। सेम इसी तरह इसको करेंगे हम, कैसे करेंगे, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया 5, क्योंकि 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या बच गया 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस इधर क्या बच जाएगा 1, क्योंकि 5 कॉमन आ गया इसलिए। कहीं जल्द से चल नहीं रहा, गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 6 चौका 24 और 7 6 की 42, सॉरी प्लस का 1। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो 5 गुणा 24 को क्या करेंगे 42 से गुणा कर देंगे, तो 24 दूनी 48 का 8 का 16 की 4 24 चौक 96 4 100। ठीक है, प्लस 1 ब्रैकेट 5 गुणा इधर आ गया कितना 1009। अब देखो इधर क्या है, 5 का भी भाग जा रहा है इस संख्या में, 1009 का जा रहा है और एक 1 का जाएगा, इसलिए क्या होगा, ये भी भाज्य संख्या होगी। तो लिख देंगे यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 5 1009 1 का भाग जाता है। ठीक है, तो ये हमारा छठा सवाल पूरा हो गया। इसने पूछा था कि भाज्य संख्या क्यों है, तो हमने कारण दे दिया कि क्यों है। ठीक है, भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसमें एक तथा सम संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाए तो वो संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या होती है। यानी कि उसमें कम से कम 3 संख्या का भाग जाना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। और अगर उसमें 2 संख्या का ही भाग जा रहा है, एक का और सम का, तो फिर वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। तो हमने भाज्य संख्या की परिभाषा दे दी और वो हमने यहाँ पे सिद्ध भी कर दिया। देखो इसमें किसके जा रहा है, 13 का भी जा रहा है, 78 का भी जाएगा और 1 का भी। इसके गुणनखंड कहने वाला ये है कि इसके जो गुणनखंड होंगे ना वो कम से कम 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो 13 हो गया, 78 हो गया, एक तो होता ही है, 3 हो गई। ठीक है ना, ये क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। देखो किसी बच्चे को अगर कोई समझ नहीं आए कोई चीज, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। ठीक है ना, कि हमेशा ये वाली चीज आपने इस क्वेश्चन में समझाया था, ये दोबारा समझा दो, तो मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, किसी बच्चे को अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप उसको लाइक कर दिया करो। अगला सवाल क्या है हमारे पास, लास्ट सवाल है देखो 1.1 का, कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ये 7वां सवाल है लास्ट।
किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो क्या करना है, इसका क्वेश्चन करना है, एलसीएम लेना है बस। क्या करना है, 18 का और 12 का एलसीएम लेना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हिंदी लिख देते हैं कि एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि दूसरा कौन है, रवि को 12 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। रवि को कितने लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। कह रहा है कि वो दोनों जब एक ही स्थान और एक ही समय से प्रारंभ करें तो वो कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोनों का पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलने का समय, दोनों का पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर 18 व 12 का क्या, एलसीएम, ठीक है ना। 18 का 12 का क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे। किस तरह से लेंगे तो बता ही रखा है आपको। 18 का ले लो पहले, तो आवाज गुणन कर दो, 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3, ये तो 18 का हो गया। 12 कैसे करेंगे, 12 को हो जाएगा देखो 2 6 की 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, ठीक है। तो लिख लो बस 18 का बराबर लिख दो, या तो कितने हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 का लिख दो यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। इस तरह से तो एलसीएम कैसे लिख देंगे अपन, एलसीएम बराबर ब्रैकेट लिखना था, लिख दो 18 और 12 का, है ना, दोनों का एलसीएम ले रहे हैं अपन, ठीक है। अब देखो इसको एलसीएम लेने का तरीका क्या है, वहां तो मैंने ऐसे बताया था कि भाई एस से उतार लो, फिर जो बच्चा कुछ आए वो एलसीएम लिख दो। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो कैसे देखेंगे, यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और यह कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो अधिकतम घात लेनी, जहां पे अधिकतम आ रहा हो वो लेना है, ठीक है। यहाँ 2 1 बार आ रहा है या 2 बार आ रहा है, तो 2 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2, ठीक है। फिर 3 यहाँ कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है या 1 बार आ रहा है, तो कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, अधिकतम बार लिखना है, ठीक है ना। गुणा कर लो, 2 को 2 से 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी कि वो कितने समय बाद मिलेंगे, तो अतः या लिख देते थोड़ा सा, अतः 36 मिनट बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज जो पढ़ाया वो समझ आया कि नहीं है। अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। ये आपकी पूरी 1.1 प्रश्नावली पूरी खत्म हो गई, ठीक है। धन्यवाद।